तो अब तक हम कहानी में देख चुके हैं कि कैसे ये वो फैंग को अपने लॉकेट के जरिए एंशिएंट टाइम की एल्केमी और मार्शल आर्ट मिलता है, जिनकी पावर का यूज करके वो अपनी मॉम को बचाकर हॉस्पिटल के और भी काफी सारे पेशेंट को बचा लेता है। इस बीच उसने काफी सारे लोगों को सबक भी सिखाया था। हॉस्पिटल से निकलने के बाद जब वो अपनी मॉम के लिए दवाई लेने जाता है तो रास्ते में फिर से उसकी टक्कर किंचू से हो जाती है। इस पार्ट की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि जैसे ही किंचूचू उसे देखती है वो काफी ज्यादा चौंक गई थी। वो बू फेंग से कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वैसे तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? पिछली बार तुमने सही से मुझसे बात भी नहीं की थी और तुम वहाँ से निकल गए थे। बू फेंग बताता है कि मैं ठीक हूँ, पर तुम सरसराती हुई कहाँ जा रही हो? किंचूचू उसके पास आते हुए कह रही थी कि क्या तुम मेरी एक हेल्प कर सकते हो? मुझे इस लड़के से पीछा छुड़ाना है, तो क्या तुम मेरा बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करोगे? असल में तो मैं इस लड़के को 1 महीने से इग्नोर कर रही हूँ, लेकिन ये मुझे इतना परेशान कर चुका है। सुबह शाम मुझे फोन कॉल्स और चारों तरफ से हॉन्ट करता आ रहा है। पर बू फेंग उसकी इस रिक्वेस्ट को मना करते हुए कह रहा था कि सॉरी, मेरे पास गर्लफ्रेंड है। वो तो चिढ़ जाती है कि क्या तुम मेरी हेल्प करने से मुझे मना कर रहे हो? तब तक उस लड़के की नजर किंचूचू पर पड़ चुकी थी, इसलिए वो अपने पास से ब्लू रोजेस का बुके लेकर उसे इम्प्रेस करने पहुंच जाता है कि तुम्हारा दिन काफी अच्छा हो, मैं तुम्हारे लिए ये बुके लेकर आया हूँ। किंचूचू चिढ़ते हुए कहती है कि मेरा दिन पहले से ही काफी अच्छा जा रहा था, पर अब तुम्हें देखने के बाद मेरा मूड खराब हो गया है। वो काफी ज्यादा नाराज होते हुए कहती है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरा पीछा मत करो, मैंने तुमसे कहा है ना कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है। तो लड़का कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे भगाने के लिए झूठ बोल रही हो, तुम्हारे पास कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, अगर होता तो तुम मुझे उससे कब का मिलवा चुकी होती। जो बू फेंग का हाथ पकड़ के खींचते हुए कहती है कि तभी तो मैं इसे आज तुम्हारे सामने लेकर आई हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ कि आखिर मेरा बॉयफ्रेंड है कौन। इससे मिलो जिससे मैं प्यार करती हूँ, और ये मेरा बॉयफ्रेंड है जिसका नाम ये वो फेंग है। वहीं वहाँ मौजूद लोग तो ये सुनने के बाद एक्साइटेड हो जाते हैं कि 2 हैंडसम लड़के और एक खूबसूरत लड़की, ये तो लव ट्रायंगल है। अब देखना बनता है कि इस स्टोरी का मेन हीरो कौन है। पर वही आधे लोग इस बारे में बात करने लगते हैं कि आखिर वो दूसरा वाला लड़का कितना ज्यादा रिच है, उसके सामने तो बू फेंग टिक भी नहीं पाएगा। और ये चीज उस अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद ने भी नोटिस कर ली थी। वो बू फेंग के कपड़े देखते हुए उसकी इंसल्ट करने लगता है कि तुम्हें प्यार करने के लिए ये गरीब भिखारी मिला था, जिसके पास ना तो ढंग की घड़ी है और ना ही कपड़े। अगर तुम्हें नाटक करने के लिए कोई बॉयफ्रेंड चाहिए था तो मुझ जैसा कोई क्लासी ढूंढ लेती। बू फेंग को इस बंदे की बात इंसल्ट की तरह लग रही थी, इसलिए वो चिढ़ते हुए कहता है कि चाहे तुझे यकीन हो या ना हो, ये लड़की मेरी बंदी है और तेरा मानना या ना मानना हमारे लिए इतना मैटर भी नहीं करता। मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ और ये बात तेरे मानने ना मानने से नहीं बदलने वाली। ये सुनकर तो चूचू खुश हो जाती है कि अब बू फेंग उसकी हेल्प करेगा। ये लड़का काफी ज्यादा गुस्से में चिढ़ते हुए अपनी मुट्ठी बंद करके कह रहा था कि मुझे ये बताओ कि तुम किंचूचू के बॉयफ्रेंड हो तो क्या तुम इस लायक भी हो? क्या तुम किसी बैंक के VIP क्लाइंट हो? बू फेंग बड़े प्यार से गर्दन हिलाते हुए कहता है कि बिल्कुल नहीं। ये बंदा आगे कहता है कि क्या तुम्हारी $1 मिलियन एनुअल सैलरी है? बू फेंग काफी कैजुअली जवाब देता है कि अभी तो मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, जॉब करनी बाकी है, पर मेरी शियांग फैमिली का जो बिजनेस है वो 100 मिलियन युआन पर मंथ अर्न करता है और मैं उस फेमस कंपनी का इकलौता वारिस हूँ। तुम आखिर मुझसे कॉम्पिटिट करने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? तुम्हारे और मेरे बीच का गैप देखा है? ये सुनकर तो लोग बहुत ज्यादा एक्साइट हो जाते हैं कि हाँ, वो सही कह रहा है कि वो कितना ज्यादा रिच है और ये कितना ज्यादा पुअर। उनमें से एक लड़की तो कहती है कि अगर मैं इसकी जगह होती तो मैं उस रिच वाले बंदे को जरूर चूज करती, क्योंकि वो हर तरह से बेहतर है। कुछ लोग बू फेंग का साथ देते हुए कहते हैं कि पर वो लड़का हैंडसम और काइंड है। ज्यादातर लड़कियां तो उस रिच पर्सन को चूज करते हुए कह रही थी कि सिर्फ हैंडसम और काइंड होने से क्या होता है, आपके पास पावर भी तो होनी चाहिए जो सिर्फ इस रिच बंदे के पास है। वहीं ये सुनकर तो इस लड़के को और ज्यादा कॉन्फिडेंस मिल गया था। वो अपनी लग्जरी कार भी शो करने लगता है। तो जैसे छोटे इंसान को तो पूरी जिंदगी लग जाएगी इस तरीके की कार हमारे किंचूचू को गिफ्ट करने के लिए। और मेरे हाथ में ये जो तुझे ब्लू रोजेस दिख रहे हैं ना, ये मैंने खास यूरोप से ऑर्डर करवाया है, जो इतने ज्यादा खास और महंगे हैं कि तू इन्हें अफोर्ड कर नहीं सकता। अब बता, मुझ जैसी चीजें हैं तेरे पास? बू फेंग काफी ज्यादा रिलैक्स था और वो जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि अब मैं समझ गया, तेरे पास वैसे कोई एबिलिटी नहीं है ना, इसलिए तू बाहर की पैसों से खरीदी जाने वाली चीजों पर ही डिपेंड है। और तूने क्या मेरी किंचूचू को गोल्ड डिगर समझा हुआ है जो तू उसे अपना पैसा दिखाकर अट्रैक्ट कर रहा है? वो क्या सिर्फ तेरा पैसा देखकर तेरे पास आएगी? ये सुनने के बाद उस बंदे की बोलती बंद हो जाती है। वहीं चूचू को बू फेंग का जवाब काफी मजेदार लगा था। वो लड़का चिढ़ते हुए कहता है कि किंचूचू, मेरी बात का वो मतलब नहीं था, तुम इस लड़के की बकवास पे ध्यान मत दो, मैं तुम्हारे लिए काफी ज्यादा सिंसियर हूँ। उस दिन जब मैंने तुम्हारे ट्रैफिक एक्सीडेंट की खबर सुनी
तो मैं कितना ज्यादा डर गया था तुम्हें पता है। और जब मुझे पता लगा कि उस एक्सीडेंट में तुम्हारी गाड़ी खराब हो गई है तो मैं तुम्हारे लिए न्यू कार लेकर आया। उसकी ये प्यारी प्यारी बातें सुनने के बाद तो ऑडियंस का दिल भीगने लगा था। वो लोग सोच रहे थे कि रिच और क्रेजी है पर साथ ही कितना ज्यादा सिंसियर है, तुमसे बहुत प्यार करता है। वहीं ऑडियंस को उसके फेवर में बात करता देखकर ये लड़का अपने एक नौकर को एक इशारा करता है जिससे वो जोर जोर से किनचूचू को फोर्स करने लगते हैं कि तुम इसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लो। ऑडियंस के इस तरीके से पुश करने की वजह से किनचूचू सोचने पर मजबूर हो जाती है। उसे भी इस लड़के की प्यारी प्यारी बातें अच्छी लग रही थी और उसे ये सिंसियर लग रहा था। वहीं ये लड़का घुटने के बल बैठकर उसे प्रपोज करने लगता है कि किनचूचू मैं तुम्हें सच में दिल से पसंद करता हूँ, तुम्हारे अलावा मैं किसी और लड़की के बारे में सोचता भी नहीं। क्या तुम प्लीज मेरे लव को एक्सेप्ट करते हुए मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? उसकी ये प्यारी प्यारी इमोशनल बातें चूचू का दिल भी पिघला रही थी। वो बूफेंग का हाथ छोड़ते हुए इस मसले पर सोचने लगती है। बूफेंग ने ये चीज नोटिस कर ली थी कि किनचूचू उस लड़के की तरफ अट्रैक्ट हो रही है तो उसे इस लड़के में कुछ गलत नजर आ रहा था। अब एक लड़का होने की वजह से वो दूसरे लड़के के इंटेंशन को अच्छे से पहचान सकता है। तो वो एक बार फिर से हंसते हुए कह रहा था कि मैं तुम्हारी बातों से समझ गया कि तुम्हारे लिए गाड़ी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तभी तो तुम बार बार उसे अपनी बातों में हाईलाइट करते हुए रिप्रेजेंट कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि इस तरीके से कार ऑफर करके किसी को गर्लफ्रेंड बनने के लिए पूछा जाता है? चूचू भी बूफेंग की बातों से सोचने पर मजबूर हो जाती है कि बात तो ये सही कर रहा है। तभी उसे अचानक से याद आ गया था और वो उस लड़के से कहती है कि मैंने तो तुम्हें कॉल करके नहीं बताया कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है। वो कहता है कि तुम मुझे गलत समझ रही हो, असल में तुम्हारे बताने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, मैं खुद तुम्हें इतना नोटिस करता हूँ कि ये चीजें मैंने खुद से पता लगाई हैं। बूफेंग उसकी बातों को इग्नोर करते हुए अपनी स्पिरिचुअल आई की हेल्प से उसकी बॉडी को स्कैन करने लगता है, जहाँ उसे उसकी पॉकेट में एक फीमेल हैंकी नजर आती है। तो वो स्पीड से दौड़ते हुए उसकी पॉकेट से वो हैंकी बाहर निकाल लेता है और फिर वो उस हैंकी को स्मेल करते हुए कह रहा था कि एक तो ये फीमेल हैंकी और ऊपर से इतनी अच्छी खुशबू किसी लड़की के परफ्यूम की है, क्या यही तुम्हारा साफ दिल है जिसमें सिर्फ किनचूचू रहती है? वो काफी नर्वस होते हुए बता रहा था कि मैं एक पार्टी में गया था तो शायद किसी गेस्ट का रह गया होगा। किनचूचू भी इस बार उसकी बातों पर यकीन नहीं करती। वहीं बूफेंग कहता है कि तुम किनचूचू को प्रपोज करने के लिए इतने दिनों से ये तैयारी कर रहे हो तो तुम्हें पार्टी में जाने का टाइम कब मिला और फिर वहाँ जाके लड़कियों की हैंकीज उठा रहे हो? ये सुनकर तो भीड़ भी उस लड़के के खिलाफ बातें करने लगती है कि आखिर ये प्रपोज करने से पहले दूसरी लड़कियों की चीजों को अपनी पॉकेट में लेकर क्यों घूम रहा था? ये तो बहुत ज्यादा अजीब है। क्या ये इतनी देर से हमारे सामने नाटक कर रहा था? ये लड़का खड़े होते हुए किनचूचू से कहता है कि मुझे गलत मत समझना, ये लोग तुम्हें कंफ्यूज कर रहे हैं। मैं तुम्हें सच बताता हूँ, असल में तो मेरे एक दोस्त ने मुझसे ये कोट बोरो किया था, शायद ये हैंकी उसकी गर्लफ्रेंड की हो और वो इसी में रह गई हो, मैंने ध्यान नहीं दिया और मैंने इसे पहन लिया। ये बातें वो काफी मुंह लटका के बोल रहा था ताकि किनचूचू उसकी बात पर यकीन कर ले, पर वहीं बूफेंग को पता था कि ये होशियारी दिखा रहा है, इसलिए वो फिर से अपने स्पिरिचुअल आई का यूज करते हुए उसकी पैंट चेक करने लगता है, जहाँ उसे उसकी पैंट में एक बोतल नजर आती है। इसके बाद तो वो फिर से स्पीड में जाकर उसकी पैंट से वो बोतल निकाल लेता है। ये लड़का हैरान था कि कहीं इसके कपड़े में कोई छेद तो नहीं है जिससे इस बूफेंग को सब नजर आ रहा है। मेरे अंदर की बॉडी में से सब बाहर निकाल ले रहा है ये लड़का। तो बूफेंग कहता है कि कितना कमाल का दोस्त है तुम्हारा, ऊपर की चीज के साथ साथ नीचे की चीज भी बोरो की थी क्या? और तुम क्या कपड़े बिना धोए पहनते हो? जो उसने जो चीजें डाली वो निकालने का टाइम भी नहीं मिला। इस बात पे तो ये लड़का चूचू से कहता है कि मेरी बात का यकीन करो, शायद मुझे लगता है कि मेरा दोस्त प्रैंक कर रहा था, इसलिए उसने ये चीजें मेरे पॉकेट में डाल के छोड़ दी। मुझे सच में इन चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता। बूफेंग उस बिल के बॉटल को देखते हुए कह रहा था कि अगर मैं इसके बारे में कुछ बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा, तुम खुद ही इसे चेक कर लो कि ये किस काम आती है। ये पिल्स स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। अब तुम्हें तो अच्छे से पता होगा कि लड़कों को स्ट्रेंथ क्यों बढ़ानी है। शायद इस लड़के को अपनी जनरेशन को बढ़ाने में काफी ज्यादा दिलचस्पी है। अब ये चीज देखने के बाद तो कोई लड़की कितना ही बर्दाश्त करेगी। किनचूचू का दिमाग खराब हो जाता है और वो उसी बॉटल को उस लड़के के सर पे दे मारती है, ये कहते हुए कि यहाँ से दफा हो जाओ और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। किनचूचू के मुंह से ये बात सुनने के बाद उसे जोर का झटका लगता है और फिर वो गुस्से में वो फ्लावर बुके फेंकते हुए हमारे बूफेंग की तरफ बढ़ता है कि अगर ये ना होता तो अभी ये सारी चीजें नहीं हो रही होती। पर शायद उसे बूफेंग को पंच मारने से पहले पता नहीं था कि वो किससे हाथ लगाने जा रहा है। बूफेंग तो उसके पंच को पकड़ते हुए उसकी गर्दन को लेकर जमीन पे गाड़ने लगता है। उसे तो हिलने का मौका ही नहीं मिल रहा था क्योंकि बूफेंग ने उस पर लॉक लगा दिया था। वो बूफेंग से कहता है कि तेरी वजह से मेरी अच्छी किस्मत बुरी किस्मत में कन्वर्ट हो गई।
वहीं बुफेंग कह रहा था कि तेरे बुरे कर्मों की वजह से ये हुआ है, और ये बोलकर वो एक जोरदार लात मारकर उसे उसी की गाड़ी के पास पहुंचा देता है। ये बंदा तो एक ही किक में ढेर हो गया था। वहीं बुफेंग किनजूजू से कहता है कि अब चलो खड़े खड़े क्या इसका तमाशा देखना है। उन दोनों को वहाँ से जाता देखकर ये बंदा कह रहा था कि तुम मेरी वुमेन को चुराने की कोशिश कर रहा है, याद रखियो इस चीज का बदला तो मैं तुझसे लेके रहूंगा। वही जूजू हैप्पी थे कि बुफेंग ने उसे इस बदतमीज लड़के से बचा लिया। वहाँ से थोड़ा दूर आगे जाने के बाद किनजूजू काफी ज्यादा क्यूरियस होकर बुफेंग से पूछती है कि आखिर तुम्हें उस लड़के के पॉकेट में क्या है ये कैसे पता लगा? कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि तुम्हें कपड़े के अंदर क्या है ये देखकर पता लग जाता है? बुफेंग किनजूजू की बात पर कहता है कि तुम्हें कैसे पता लगा कि मुझे कपड़े के अंदर दिखाई देता है? बुफेंग इतना ज्यादा सीरियस लग रहा था कि जूजू को तो उसकी बात सच लगती है, तो वो तो काफी ज्यादा घबराते हुए खुद को कवर करते हुए कह रही थी कि क्या तुम्हें सच में दिखाई देता है? अब ये मत कहना कि तुम सच में मेरी ड्रेस के अंदर देख पा रहे हो। बुफेंग को पता था कि वो ये बोलकर फंस गया है, इसलिए वो खुद को कवर अप करते हुए कह रहा था कि कैसी बकवास कर रही हो, तुम्हें क्या मैं कोई जादूगर लगता हूँ? असल में मैं एक डॉक्टर हूँ और मुझे उसकी बॉडी के सिम्टम्स देखकर पता लग गया था कि वो कौन सी पिल्स लेता होगा, और साथ ही उसकी बॉडी से 2 तरीके के परफ्यूम की खुशबू आ रही थी, तो मैंने उसे चेक करने के लिए रैंडमली उसके पॉकेट में हाथ डाल दिया, पर लकीली देखो मेरे हाथ में एक हैंकी आ गई। जूजू को बुफेंग की बातें काफी ज्यादा लॉजिकल लग रही थी, इसलिए उसे जल्दी ही उसकी बात पर यकीन हो जाता है। इसके बाद बुफेंग वहाँ से ये कहते हुए निकल जाता है कि मुझे दवाई खरीदने के लिए लेट हो रहा है। एक बार फिर जूजू से जाते हुए देखकर कहती है कि थैंक्स आज मेरी हेल्प करने के लिए, और साथ ही मैंने तुम्हें अपना नंबर दिया है तो मैं कॉल करूंगी। इसके बाद बुफेंग को दिखाते हैं जो कि एक चाइनीज हर्ब शॉप में गया होता है। यहाँ से उसे एंशिएंट टाइप के हर्ब्स कलेक्ट करने थे, जिसकी हेल्प से वो अपनी मॉम के लिए चाइनीज मेडिसिन बनाने वाला था। वो स्टाफ के पास जाकर काफी लंबी चौड़ी लिस्ट पकड़ाता है। उसके इंग्रेडिएंट्स के साथ साथ उनकी क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा थी। वो स्टाफ भी देखकर हैरान था। वो कहता है कि आप सच में बहुत सारा सामान खरीद रहे हैं, ये रेयर हर्ब्स में से एक माने जाते हैं। और ये बोलने के बाद वो सारा का सारा सामान काउंटर पे इकट्ठा करके बिल बना कर देता है, जो कि पूरे के पूरे 3 लाख का बना था। इतना बड़ा अमाउंट सुनने के बाद तो बुफेंग की हालत खराब हो जाती है। वो कहता है कि मैंने इतना बिल एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो वो स्टाफ कहता है कि ठीक है फिर आप आधा सामान ले लो और आधा आप बाद में ले लेना। बुफेंग कहता है कि मैं जिस तरीके की मेडिसिन बनाने वाला हूँ उसमें ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स लगने वाले हैं। तो वो स्टाफ बुफेंग से कहता है कि ठीक है फिर क्वांटिटी कम कर दो। बुफेंग का कहना था कि क्वांटिटी उसने ऑलरेडी सबसे कम रखी है, अगर इससे भी कम रखेगा तो फिर तो मेडिसिन बहुत कम बनेंगी ना। तो अब तक स्टाफ भी काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। वो बैठते हुए कहता है कि ठीक है सारे के सारे हर्ब्स 10 साल पुराने हैं, तो अगर तुम 10 साल पुराने हर्ब्स ना लेकर 2 साल पुराने हर्ब्स लो तो तुम्हें अभी के रेट से 10 गुना ज्यादा सस्ती कीमत पर मिलेगा। बुफेंग बहुत ज्यादा अपसेट होते हुए कह रहा था कि मैंने ऑलरेडी इन हर्ब्स की एज कम करके खरीदी है। वैसे तो मुझे 20 साल पुराने हर्ब्स चाहिए थे, पर मैं 10 साल पुराने हर्ब्स लेके जा रहा हूँ। अगर मैंने और कम कर दिया तो जो मेडिसिन बनेगा वो ज्यादा इफेक्टफुल नहीं होगा और फिर सारे के सारे हर्ब्स वेस्ट हो जाएंगे। बुफेंग उस स्टाफ से कहता है कि क्यों ना भी मैं ये मेडिसिन ले जाऊं और आपको इंस्टॉलमेंट में पे करूं। फिलहाल मेरे पास जितना है मैं वह सारा अमाउंट आपको दे दूंगा और उसके बाद बाकी का इंस्टॉलमेंट में पे करता रहूंगा। ये सुनकर तो स्टाफ काफी ज्यादा गुस्से से भर जाता है। वो टेबल पे हाथ मारते हुए कह रहा था कि तुम भिखारी, जब तुम इतने महंगे हर्ब्स अफोर्ड नहीं कर सकते तो मुंह उठाकर ऐसी महंगी दुकानों में एंटर कैसे होते हो? एक तो तुम्हारे पास पैसे नहीं है, ऊपर से तुम्हें ये सारे के सारे हर्ब्स चाहिए, वो भी इंस्टॉलमेंट में। इससे पहले कि वो स्टाफ और ज्यादा डांट पाता तभी बुफेंग के कानों में 2 लोगों की आवाज आती है जो आपस में एक स्क्रीन को देखते हुए बात कर रहे थे कि 1 मिलियन का प्राइस तो सच में बहुत ज्यादा है। अगर मुझे चाइनीज मेडिसिन के बारे में थोड़ा सा भी आइडिया होता तो मैं इस क्विज को कंप्लीट करने के बाद ये पैसे जीत जाता, पर अफसोस मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, वरना तो अभी मैं थोड़े से एफर्ट्स के साथ ही 1 मिलियन का मालिक बन गया होता। बुफेंग की नजर उस क्विज पे पड़ती है, जिसे देखने के बाद उसे उसका आंसर पता लग जाता है। उस क्विज में एक काफी पुरानी और फेमस एंशिएंट मेडिसिन के बारे में बताया गया था। उसको बनाने के इंग्रेडिएंट्स वहाँ पर लिखे हुए थे, सिर्फ 3 मेन इंग्रेडिएंट्स गायब थे। उस क्विज में आपको वो मिसिंग 3 इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताना था और अगर वो सही होते तो आप उस क्विज को जीत जाते। बुफेंग अपने मन में सोचने लगता है कि ये तो बहुत ज्यादा आसान है और मैं तो ये कर सकता हूँ, इसलिए वो मुस्कुराते हुए वहाँ पहुँच जाता है। उसे ऐसा करता उस स्टाफ ने देख लिया था। बुफेंग जाकर अपने उन एंशिएंट मेडिकल्स हर्ब्स के बारे में पढ़ रहा था। थोड़ा सा सर्च करने के बाद उसे वो तीनों के तीनों मिसिंग इंग्रेडिएंट्स मिल जाते हैं।
जिसमें से पहले इंग्रेडिएंट्स का नाम था व्हाइट पेपर। इसलिए वो पेंसिल पकड़ते हुए उस इंग्रेडिएंट्स का नाम लिख देता है जो स्क्रीन पे शो होने लगा था। अब तक स्टाफ को पता लग जाता है कि बुफेंग क्या करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो फटाफट उसके पास पहुंचकर उसे ये करने से रोक देता है। वो उसके हाथों से पेन को खींचते हुए कह रहा था कि क्या तुम हिल गए हो? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस क्विज में पार्टिसिपेट करने की? तुम जैसे गरीब और बेवकूफ इंसान ने सोचा भी कैसे कि ये प्राइज वो जीत सकता है? स्टाफ को इस तरीके से चिढ़कर बात करता देखकर बुफेंग कहता है कि ये तो क्विज है ना, जिसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, तो इसमें मेरे गरीब होने का क्या लेना देना है? मैं आखिर इस क्विज में पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर सकता? स्टाफ कहता है कि जब से ये क्विज यहाँ पर पोस्टर किया गया है, तब से काफी सारे फेमस एल्केमिस्ट और एंशिएंट टाइम के हर्ब्स की नॉलेज रखने वाले यहाँ पर आकर ट्राई कर चुके हैं। उनमें से एक भी मेडिकल का एक्सपर्ट इस क्विज को प्रॉपर तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाया। यहाँ पर इस तरीके के 10,000 से भी ज्यादा एंशिएंट टाइम के मेडिकलिस्ट आ रखे हैं। तुम्हें क्या लगता है कि इतने ज्यादा नामी धामी लोग भी इस क्विज को कंप्लीट नहीं कर पाए, तो तुम जैसा नौसिखिया अपने लक चेक करने के लिए इसे ट्राई करेगा और मैं करने दूंगा? ये क्विज ऐरे गहरे नौसिखियों के लिए नहीं बनाई गई है जो अपना लक चेक करने के लिए यहाँ पर आकर ये टेस्ट दे। स्टाफ की बातों के दौरान तभी वहाँ पर एक ओल्ड मैन अपीयर होता है जो इस स्टाफ लू हुआंग से पूछ रहा था कि आखिर तुम किससे बहस कर रहे हो। वो स्टाफ उस ओल्ड मैन को देखने के बाद उसके सामने ग्रीट करते हुए कह रहा था कि मिस्टर चाओ आप यहाँ। मिस्टर चाओ ल्यू से पूछते हैं कि आखिर क्या हो रहा है यहाँ पर। वो कहता है कि मिस्टर चाओ देखो ना, ये गरीब आदमी यहाँ पर मेडिसिन खरीदने आया था, लेकिन इसके पास कोई पैसा नहीं है, तो ये अपना लक टेस्ट करने के लिए इस क्विज में पार्टिसिपेट कर रहा है जहाँ वो अपने मन से इंग्रेडिएंट्स फिल कर रहा है। ये सुनने के बाद मिस्टर चाओ बोर्ड पे लगे हुए इंग्रेडिएंट्स का नाम पढ़ते हुए काफी हैरान होकर कह रहे थे कि यंग बच्चे, क्या तुमने ये इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं? स्टाफ मिस्टर चाओ को टोकते हुए कह रहा था कि ये बेवकूफ है, इसे कुछ भी नहीं पता, इसने ऐसे ही कुछ भी लिख दिया है। पर ये सुनने के बाद मिस्टर चाओ उसे काफी जोर का तमाचा जड़ देते हैं, ये कहते हुए कि आखिर तुम्हारे यंग मास्टर से इस तरीके से बात करने की हिम्मत कैसे हुई? अभी के अभी अपने छोटे भाई से माफी मांगो। स्टाफ ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि मिस्टर चाओ से माफी मांगने को बोल रहे हैं। मिस्टर चाओ कहते हैं कि इसमें हैरान होने की क्या जरूरत है, मैंने कहा ना माफी मांगो। स्टाफ काफी रिस्पेक्टफुली हमारे बुफेंग से माफी मांगता है। वहीं मिस्टर चाओ भी बुफेंग से माफी मांगते हुए कह रहे थे कि छोटे बच्चे, ये सारी मेरी गलती है जो मैंने इन्हें अच्छे से डिसिप्लिन नहीं सिखाया, इसलिए इनकी गलतियों की वजह से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। वहीं इसके बाद मिस्टर चाओ हमारे बुफेंग से कहते हैं कि क्या तुम इस गोल्डन रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स को कंप्लीट कर सकते हो? बुफेंग के हाँ कहने पर ओल्ड मैन से काफी रिस्पेक्टफुली वो पेन पकड़ाते हैं, ये कहते हुए कि प्लीज इसे कंप्लीट करने में मेरी हेल्प करो, इसके बाद मैं तुम्हें वो 1 मिलियन का चेक जरूर पकड़ाऊंगा। बुफेंग काफी ज्यादा रिलैक्स होते हुए कह रहा था कि कंप्लीट करने को तो मैं कंप्लीट कर दूं, पर तुम्हारे इस स्टाफ ने कहा था कि मुझ जैसे भिखारी के लिए इस तरीके की क्विज नहीं बनी, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को मेरी जरूरत नहीं है, इसे कंप्लीट करने में आप किसी पावरफुल की हेल्प ले लेना। ये बोलने के बाद वो वहाँ से जाने का ट्राई कर रहा था, पर मिस्टर चाओ बहुत ज्यादा पैनिक करते हुए बुफेंग को रोकने लगते हैं कि बच्चे कहाँ जा रहे हो, मेरे कहने पे रुक जाओ, कहीं मत जाओ, इस बदतमीज स्टाफ को तो मैं देखता हूँ, आखिर इसकी ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे हुई। वो वहीं खड़े खड़े बुफेंग के सामने उस स्टाफ को डांटने लगता है कि बदतमीज, अपने छोटे भाई से इस तरीके से कौन बात करता है? जल्दी से जल्दी इस बच्चे से अपनी सारी गलतियों के लिए माफी मांगो, अगर इसने तुम्हें माफ नहीं किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, इसलिए इन्हें मनाओ और अपनी हरकतों के लिए गिड़गिड़ा कर माफी मांगो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुम्हें इस स्टोर से धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। डर से तो उस स्टाफ की हालत खराब हो जाती है कि मास्टर चाओ आप मुझे यहाँ से निकाल देंगे। वो स्टाफ तो बुफेंग के आगे घुटने के बल बैठकर खुद को थप्पड़ बजाने लगता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने आपसे इस तरीके के अंदाज में बात किया, मैं अपनी गलतियों के लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ, मैं आज से कभी इस तरीके से बात नहीं करूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ये बोलने के बाद वो लगातार माफी मांगते हुए बुफेंग के सामने खुद को जोर जोर से थप्पड़ मारने लगता है। उसे ऐसा करता देखकर फाइनली बुफेंग उसे रिलीज करते हुए कह रहा था कि जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया। वो स्टाफ तो काफी ज्यादा खुश हो गया था। वहीं उसे इस तरीके से खुश होता देखकर मिस्टर चाओ कहते हैं कि यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, तुम्हारा ये छोटा भाई यहाँ पर मेडिसिन खरीदने आया था ना, तो जो भी ये खरीदने वाला है उसे पैक करके इसे दे दो, वो भी फ्री में। ये सुनकर वो स्टाफ काफी ज्यादा शॉक होते हुए कह रहा था, पर मिस्टर चाओ इन्होंने जो मेडिसिन खरीदे है वो 3 लाख के हैं। मिस्टर चाओ स्टाफ की बात सुनकर गुस्सा होते हुए कह रहे थे कि मैंने तुम्हें मेडिसिन देने को कहा है, ना कि मुझे समझाने को। मैंने अभी अभी तुम्हें तुम्हारी गलती बताई थी और तुम फिर से एक और गलती कर रहे हो, जितना कहा है उतना करो।
स्टाफ इस बात से बहुत ज्यादा डर जाता है और फिर वो गिरते पड़ते जाकर मेडिसिन कलेक्ट करने लगा था। वहीं दूसरी तरफ उसके जाने के बाद मिस्टर चाओ वूफेंग को वो पेन उठा कर देते हुए कहते हैं कि उसकी बिहेवियर के लिए मैं फिर से तुमसे माफी मांगता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम सभी इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट को कंप्लीट कर दो। वूफेंग उस पेन को लेने के बाद फिर से अपने कॉन्शियस में चला गया था, जहाँ जाने के बाद वो थर्ड इंग्रेडिएंट्स के लिए काफी सारे हर्ब्स को दिखाता है, पर उसका सिस्टम सभी लिस्ट को रिजेक्ट करते जा रहा था क्योंकि कोई भी हर्ब्स उस लिस्ट को कंप्लीट नहीं कर पा रहा था। लगातार काफी देर तक ट्राई करने के बाद वूफेंग को पता लग जाता है कि अगर एक भी इंग्रेडिएंट सही नहीं है तो इसका मतलब ये है कि एक इंग्रेडिएंट रिपीट करना होगा। और फिर वो उस एक इंग्रेडिएंट का पता लगाकर उसे लिखकर उस लिस्ट को कंप्लीट कर चुका था। लिस्ट कंप्लीट होते ही जहां पर वो कुछ अपीयर हो रखा था वो सिस्टम बता दिए कि कांग्रेचुलेशन, आपने लिस्ट को कंप्लीट कर दिया। वहीं मिस्टर चाओ कह रहे थे कि मुझे तो लग रहा था कि ये बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। यहाँ तक कि वो स्टाफ भी मुंह खोलकर हैरान था ये देखकर कि ये मिरेकल पॉसिबल हो गया। मिस्टर चाओ बताते हैं कि एंशिएंट मेडिकल प्रिस्क्रिप्शंस काफी ज्यादा प्रीशियस होती हैं। उन्हें ये सालों पहले मिला था और बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने के बाद उन्हें 15 इंग्रेडिएंट्स के नाम मिले थे, पर इतने सालों से कितने सारे लोगों के ट्राई करने के बाद भी उन्हें लास्ट के वो 3 इंग्रेडिएंट्स मिल ही नहीं पा रहे थे। मिस्टर चाओ काफी ज्यादा निराश होते हुए कहते हैं कि उन्हें तो लग रहा था कि वो कभी अचीव नहीं कर सकते जो वो इतनी शिद्दत से चाहते हैं, पर फाइनली वूफेंग की हेल्प से उन्होंने इस लिस्ट को कंप्लीट कर लिया। उनके खुश होने से पहले ही सिस्टम उनके सामने आकर बताती है कि ये जो कैलकुलेशन है उसमें गलती दिखा रही है, इस लिस्ट को मॉडिफाई करने की जरूरत है। मिस्टर चाओ परेशान होकर वूफेंग के पास जाकर कहते हैं कि ये क्या है, आखिर सिस्टम इस लिस्ट को कंप्लीट क्यों नहीं कर रही? तुमने 2 ऐसी मेडिसिन को एक साथ क्यों लिखा है जिन्हें यूज करने पर उन दोनों के ही असर कम हो जाते हैं? हम व्हाइट पेपर के साथ ग्रीन 3 लीफ को ऐड नहीं कर सकते। मिस्टर चाओ को इस तरीके से सवाल करता देखकर उस स्टाफ को मजा आ रहा था क्योंकि वो भी ये जानने को हैरान था कि अब इसका वूफेंग क्या जवाब देगा। वूफेंग तो कहता है कि मिस्टर चाओ आप सही कह रहे हैं कि इन दोनों मेडिसिन को एक साथ सेम टाइम पे यूज करना बिल्कुल भी सही नहीं है और यही वजह है कि कंप्यूटर इसको कैलकुलेट नहीं कर पा रही है, इसको फाइनल प्रिस्क्रिप्शन नहीं कह पा रही है। पर मैं आपको बता दूं कि 3 ब्लू लीफ असल में गलत इंग्रेडिएंट नहीं है, बल्कि आपका सिस्टम इसे इसलिए कैलकुलेट नहीं कर पा रहा क्योंकि आप इसे एलर्जी पोर्शन से देख रहे हैं, जबकि ये जो रिसिप्ट आपके सामने मौजूद है वो एलर्जी मेडिसिन बिल्कुल नहीं है। इसीलिए बेशक इन दोनों हर्ब्स की क्वालिटीज सेम हो, लेकिन इनका जो मेडिकल प्रॉपर्टीज है वो बहुत ज्यादा अलग है। अब तक मिस्टर चाओ को भी पता लग जाता है अच्छे से कि उन्हें वूफेंग क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। अब तक शायद इसीलिए कोई भी इस लिस्ट को कंप्लीट नहीं कर पा रहा था क्योंकि सिस्टम सही आंसर को रिजेक्ट कर दे रही थी। सिस्टम मिस्टर चाओ से कहती है कि क्या आपको प्रिस्क्रिप्शन में कोई और चेंजेस करने हैं, क्योंकि वो एंशिएंट प्रिस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद मिस्टर चाओ को लग रहा था कि ये असल में एलर्जी की मेडिसिन है, क्योंकि उस प्रिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ एक लास्ट वर्ड काफी ज्यादा धुंधला था। और अब जब वूफेंग ने उन्हें सभी इंग्रेडिएंट्स के नाम बता दिए हैं और साथ ही ये भी बता दिया है कि ये मेडिसिन किस चीज के लिए बनाया जा रहा है, तो उन्हें इस एंशिएंट मेडिसिन की प्रिस्क्रिप्शन काफी क्लियर तरीके से समझ आ गई थी। वो बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहते हैं कि तुम्हारी वजह से अब हमारी एंशिएंट मेडिकल स्किल्स और ज्यादा एनहेंस हो चुकी है। तुम्हें नहीं पता कि ये हर्ब्स किस तरीके से हमारे काम आएगा। सिस्टम में नया अपडेट करने के बाद सिस्टम भी एक्सेप्ट कर लेती है कि ये जो इंग्रेडिएंट्स बताए गए हैं ये सही है। तो मिस्टर चाओ अपनी कामयाबी पे काफी ज्यादा खुश होते हुए वूफेंग को इस चीज के लिए थैंक यू बोलने लगते हैं कि छोटे बच्चे, वैसे तो तुम उम्र में मुझसे बहुत ज्यादा कम हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें मुझसे ज्यादा तजुर्बा है और तुम्हारी वजह से मैंने एंशिएंट मेडिसिन के बारे में और भी काफी सारी चीजें सीखी हैं। वूफेंग उन्हें अपना नाम बताते हुए कह रहा था कि मिस्टर चाओ, मेरा नाम वूफेंग है और आपको इतना ज्यादा फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। मैंने तो बस एक क्विज को कंप्लीट किया है और अगर इस तरीके से मैं आपके काम आया हूँ तो मुझे इसकी काफी ज्यादा खुशी है। वूफेंग की बात सुनकर मिस्टर चाओ को भी अच्छा लगता है। वो कहते हैं कि चलो अब देखते हैं कि तुम्हारे हर्ब्स के क्या हाल है। ये बोलने के बाद लियो होंग को बुलाता है ये कहते हुए कि जल्दी से इन मास्टर्स के हर्ब्स ले आओ। वो स्टाफ लियो तो डरते डरते हमारे वूफेंग के सारे हर्ब्स लाकर टेबल पर रख देता है। इस बार वो काफी ज्यादा पोलाइट था। जब मास्टर चाओ से कहते हैं कि इनकी जीती हुई प्राइस मनी भी इन्हें दे दो, तो वो वूफेंग को काफी ज्यादा रिस्पेक्ट के साथ उसका चेक पकड़ाता है। वूफेंग मिस्टर चाओ से कह रहा था कि मैंने जो प्राइस मनी जीती है, मैं चाहता हूँ कि आप इन हर्ब्स के पैसे उसमें से काट लें। पर मिस्टर चाओ कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारी प्राइस मनी में से इसके हर्ब्स के पैसे काट लूंगा तो फिर तो वही बात हो गई कि मैंने तुमसे बड़ी बड़ी बातें तो कर दी लेकिन मैं उन्हें कर नहीं पाया और ये मुझे मेरे गाल पे एक तमाचे जैसा महसूस होगा।
तुमने ये जो तोहफा मुझे दिया है इस एंशिएंट प्रिस्क्रिप्शन को कंप्लीट करके, इसके बदले तो मैं तुम्हें 4 लाख की मेडिसिन और दे दूं तो वो भी कम होगा। तुम नहीं जानते कि तुमने मेरी इस वक्त कितनी ज्यादा मदद की है। मैं इस एंशिएंट मेडिसिन के लिए कितने सालों से मेहनत करते आ रहा था, पर फाइनली तुम्हारी हेल्प की वजह से तुमने इस बूढ़े इंसान की जिंदगी को सफल बना दिया। मैं इस मेडिसिन की हेल्प से एक ओल्ड मैन की जान बचाने वाला हूँ। अगर कुछ दिन और ज्यादा लेट हो जाता तो मैं इस चीज के लिए खुद को कभी माफ नहीं कर पाता, क्योंकि मुझे ये मेडिसिन उस इंसान की जान बचाने के लिए चाहिए थी। वू फेंग काफी ज्यादा क्यूरियस होकर कहता है कि आपको ये लोगों की जान बचाने के लिए चाहिए था, आपने इसके बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मिस्टर चाओ कहते हैं कि हाँ, मेरे एक ओल्ड फ्रेंड को काफी लंबे समय से सीरियस लंग डिजीज है। हमने काफी सारे डॉक्टरों से उनका इलाज कराया, बहुत सारी मेडिसिन उनके ऊपर ट्राई की, पर कोई रिजल्ट नहीं निकला और इतने सालों की मेहनत के बाद हमें ये प्रिस्क्रिप्शन मिला। वैसे मुझे नहीं लगता कि उनके पास ज्यादा दिन बचे, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना चाहता हूँ। वहीं ये सुनने के बाद वू फेंग कहता है कि ये जो मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन है ये उस डिजीज को ठीक नहीं कर सकती। ये सुनने के बाद तो मिस्टर चाओ काफी ज्यादा शॉक होते हुए कह रहे थे कि ये क्या कह रहे हो? मैंने इतनी सारी किताबें पढ़ी है, इतनी सारी एंशिएंट बुक्स खकाल मारी हैं, तब जाकर मुझे कहीं इतनी मेहनत से ये प्रिस्क्रिप्शन मिला है, और अब तुम कह रहे हो कि ये प्रिस्क्रिप्शन उस डिजीज को ठीक नहीं कर सकती। तो फिर एंशिएंट बुक में उस डिजीज से जुड़ी हुई प्रिस्क्रिप्शन यही क्यों लिखी हुई है? वू फेंग कहता है कि शायद आप उस बुक के वर्ड्स को अच्छे से पहचान नहीं पाए। मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि ये प्रिस्क्रिप्शन उस डिजीज को ठीक नहीं कर सकती, बल्कि उस डिजीज से जुड़े हुए पेन को रिलीफ दे सकती है। इस प्रिस्क्रिप्शन से जो दवाई निकलेगी वो पेन रिलीफ के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद वू फेंग उन्हें काफी ज्यादा अपसेट होते हुए देखकर कहता है कि आपको इसके लिए सैड होने की जरूरत नहीं। वैसे तो ये उस डिजीज को ठीक नहीं करेगी, लेकिन इसके अलावा मेरे पास काफी और आइडियाज हैं। मिस्टर चाओ एक ही बार में एक्साइट होते हुए वू फेंग से कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं नहीं जानता कि तुम्हारा वो आइडिया काम करेगा या नहीं, पर मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार ट्राई करो। प्लीज मेरे साथ चल के एक बार उन्हें देख लो। उन्हें चेक करने के बाद क्या पता तुम्हें और बहुत सारे आइडियाज आ जाए। इसके बाद हमें मेन रोड पे एक गाड़ी को दिखाते हैं जो काफी ज्यादा रैश ड्राइविंग के साथ चल रही थी, और ये रैश ड्राइवर और कोई नहीं बल्कि वही ओल्ड मैन थे, मिस्टर चाओ, जिनके बगल में पैसेंजर सीट पर बैठकर हमारा वू फेंग जोर जोर से चिल्ला रहा था, क्योंकि स्पीड इतनी ज्यादा थी कि उसकी जान उसके हलक में आ जाती है। वहीं इसी बीच मिस्टर चाओ वू फेंग से पूछ बैठते हैं कि आखिर तुम मेरे बूढ़े दोस्त को कैसे ठीक करोगे? वू फेंग काफी ज्यादा डरते हुए कह रहा था कि जैसे कि आपने मुझे बताया अपने दोस्त के डिजीज के बारे में, मुझे उनकी कंडीशन जानकर एक ही सबसे अच्छा मेथड याद आ रहा है, और कुछ नहीं करने से तो बेहतर है कि 9 नीडल सोल्स का यूज किया जाए। 9 नीडल ऑफ सोल्स के बारे में सुनने के बाद उस ओल्ड मैन के चेहरे का रिएक्शन देखने वाला था। उन्हें अपने कानों पे यकीन नहीं होता कि अभी अभी उन्होंने क्या सुना। वो वू फेंग से कहते हैं कि तुमने क्या कहा, एक बार फिर से कहना। वैसे वो अपने इस शॉकिंग बिहेवियर के साथ उन दोनों की ही जान को खतरे में डालने वाले थे, क्योंकि उनके सामने ट्रक आ जाता है और उनका उस ट्रक पे ध्यान नहीं गया था। तो ये देखते हुए वू फेंग को ही कार को हैंडल करना पड़ता है। कार इतनी जोर से टर्न होती है कि दोनों ही झटका खा जाते हैं। वू फेंग ओल्ड मैन से कहता है कि आगे से संभाल के चलाना। वहीं ओल्ड मैन अभी भी वू फेंग की बातों से इतना ज्यादा शॉक थे, वो कहते हैं कि बच्चे फिर से कहना, थोड़ी देर पहले तुमने जो कहा, क्या तुमने सच में 9 नीडल्स ऑफ सोल के बारे में बात की? वू फेंग कहता है कि हाँ, मैंने उसी के बारे में बात की, पर आप इस बात पे इतना शॉक क्यों हो रहे हैं? वो ओल्ड मैन कहते हैं कि जिस मेथड के बारे में तुम बात कर रहे हो वो इतना ज्यादा असरदार है कि मरती हुई सोल को भी गुफा से वापस ले आए। मैं असल में ये जानकर बहुत ज्यादा हैरान हूँ कि तुम्हें इस तरीके का मेथड आता है। वो छोड़ो, तुम्हारे जैसे इतने यंग बच्चे को इस तरीके के मेथड के बारे में पता है, यही सोचकर मैं बहुत ज्यादा हैरान हूँ। अगर तुम्हें सच में ये मेथड अच्छे से आता है तो तुम मरते हुए को भी जिंदा कर सकते हो। ये एंशिएंट टाइम का रामबाण इलाज हुआ करता था जिसके बारे में तुमने अभी बात की। इस एंशिएंट मेथड के बारे में तो मैंने काफी सालों से नहीं सुना। तुम्हारी बातों से तो मुझे लग रहा है कि अगर तुम इस मेथड के बारे में जानते हो तो तुम सच में एक एंशिएंट मेडिसिन मास्टर के डिसेंडेंट हो। वू फेंग थोड़ा सोच कर कहता है कि आपने तो मुझे काफी बड़ा ओहदा दे दिया, और इसके अलावा आप जो 9 नीडल सोल्स के बारे में बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आप काफी ज्यादा एग्जैजरेट कर रहे हैं। वो 9 नीडल सोल मेथड असल में तो हमारे मेरिडियंस को अनलॉक करता है,
और हमारे की को नरिश करता है, जिसकी वजह से हमारी जितनी भी बीमारियां हैं वो धीरे धीरे रिकवर होने लगती हैं। वो ओल्ड मैन तो ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि इसी से मेरा आधा काम बन जाएगा। अब तुमने बता दिया है तो तुम्हारी बातों से मुझे लगता है कि मेरा दोस्त बच सकता है। हम इसे ट्राई जरूर करेंगे। अगर हम सक्सेसफुल हो गए तो उनकी फैमिली बहुत ज्यादा थैंकफुल होगी। तुम सोच भी नहीं सकते वो लोग कितने ज्यादा खुश हो जाएंगे। वो फेंग उस ओल्ड मैन की खुशी देखकर कहता है कि लगता है वो फैमिली सच में काफी ज्यादा बड़ी है। मिस्टर चाओ बताते हैं कि इतना ही नहीं बल्कि वो फैमिली है जो कि बहुत ज्यादा रेपुटेटेड है। जिस बंदे के बारे में हम बात कर रहे हैं उसने अनगिनत मिलिट्री अचीवमेंट कंट्री को प्रोवाइड की है। उसके तीनों बेटे बहुत सारे फील्ड के अलाइड्स भी हैं। अगर मैं ये कहूँ कि मैकिंग सिटी में ही फैमिली का बहुत ज्यादा बोलबाला है तो ये कहना जायज होगा। और उनकी एक ग्रैंड डॉटर भी है जो बहुत ज्यादा तेज है। उससे बात करना मतलब जैसे तीखी मिर्ची को मुंह में रख के दबा देना। वो भी डेप्यूटी कैप्टन है सिटीज क्रिमिनल पुलिस टीम की। उस लड़की का नाम शुआंग शुआंग है। उसके बारे में बात करते हुए भी मिस्टर चाओ का ध्यान सड़क से हट जाता है और वो एक बार फिर से ट्रक से ठुकने वाले थे, पर वो फेंग फिर से उनका हैंडल पकड़ के घुमा लेता है और अब तो वो बहुत ज्यादा डर जाता है। वो उस ओल्ड मैन से कहता है कि आप ना ध्यान से ड्राइविंग करो, एक्साइटेड हम बाद में हो जाएंगे। फाइनली मिस्टर चाओ बुफेंग को लेकर ही फैमिली के मेंशन में पहुंच जाता है। मिस्टर चाओ ने पहले ही कॉल करके उनके फैमिली मेंबर्स को इन्फॉर्म कर दिया था जो काफी रिस्पेक्टफुली उनके आने का इंतजार कर रहे थे। मिस्टर ही के बेटे आते हैं मिस्टर चाओ को रिसीव करने। वो कहते हैं कि अच्छा हुआ आप बड़ी जल्दी आ गए। मेरे फादर की हालत 3 दिनों से काफी ज्यादा खराब है। मैं चाहता हूँ कि मिस्टर चाओ एक बार आप जाकर उन्हें चेक कर लें। मिस्टर चाओ कहते हैं कि इसी के लिए तो मैं तुमसे बुफेंग को मिलवाने लाया हूँ। असल में बुफेंग अब लाओ ही को देखकर बताएगा कि उसे कैसे ठीक करना है। बुफेंग जैसे जवान लड़के को देखने के बाद मिस्टर ही कहते हैं कि ये यंग बच्चा क्या मेरे फादर को ठीक कर सकता है? आखिर इसे मेडिकल्स के बारे में नॉलेज ही कितनी होगी? मिस्टर चाओ कहते हैं कि इस बच्चे की एज पे मत जाना, इसके एक्सपीरियंस और इसकी नॉलेज मुझसे भी कहीं ज्यादा है। ये एल्केमी और हर्ब्स में मुझसे बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। इसके बाद वो सभी लाओ ही के रूम में जाते हैं जहाँ मिस्टर लाओ ही की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, जिसे देखने के बाद मिस्टर चाओ बुफेंग से कहते हैं कि अब तुम अपने ट्रीटमेंट को स्टार्ट कर सकते हो। बुफेंग जैसे ही लाओ ही की नर्व्स को चेक करता है तभी एक फीमेल वॉइस आती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दादाजी को टच करने की? ये लड़की और कोई नहीं बल्कि शुआंग शुआंग थी जो अपने फादर को डांटते हुए कहती है कि पा आखिर आपने इस लड़के को यहाँ अंदर घुसने कैसे दिया? आप ऐसे कैसे किसी ऐरे गहरे को उन्हें टच करने दे सकते हैं? उसके फादर तो शुआंग शुआंग से कहते हैं कि तुम्हें आने में लेट हो गया, मैं तुम्हें इनसे इंट्रोड्यूस करा दूं। ये वो फैंग है यहाँ के नए डॉक्टर। ये यहाँ तुम्हारे दादाजी को देखने आए हैं। शुआंग शुआंग तो कहती है कि डैड कौन सी दुनिया में रहते हैं आप? आपने इसकी एज देखी है? ये कॉलेज स्टूडेंट है, आपको ये कहाँ से एक डॉक्टर लगता है? इसने कहा कि ये दादाजी को चेक करेगा और आपने इसे अलाउ कर दिया। उसके फादर तो शुआंग शुआंग को डांटते हुए कह रहे थे कि थोड़ा नरमी से बात करो, ये हमारे गेस्ट हैं और इसके साथ ही डॉक्टर ये एंशिएंट मेडिकल स्कूल से पढ़कर आए हैं। शुआंग शुआंग हंसते हुए कह रही थी कि आपको क्या लगता है एंशिएंट मेडिसिन एक जोक है जिसे इसके जैसा जवान बच्चा कुछ दिनों में पढ़ के मास्टर बन जाएगा? उम्रें गुजर जाती हैं, सालों लग जाते हैं एक छोटी सी डिजीज के बारे में डीपली पढ़ने में। हमें पता लगता है कि शुआंग शुआंग इतना ओवर रिएक्ट इसलिए कर रही थी क्योंकि वो अपने साथ किसी मिस्टर गाओ को लेकर आती है और वो सभी को उन डॉक्टर से इंट्रोड्यूस कराते हुए कह रही थी कि मैंने लेकर आई हूँ, ये बहुत ज्यादा फेमस डॉक्टर है। ये काफी सालों तक फॉरेन में रहे थे और वहीं से कार्डियोलॉजी पढ़कर आए हैं। इन्होंने बहुत सालों तक कार्डियोलॉजी पर डीप रिसर्च की थी और इसके साथ ही वो जनरल स्पॉन्सर्ड है वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन के। इन्होंने अपनी रिसर्च को लेकर 20 से 30 पेपर रिलीज किए थे जो वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किए जाते हैं। मैंने यहाँ मिस्टर गाओ को स्पेशली ग्रैंडपा को देखने के लिए बुलाया है और वो अपने काफी सारे काम को पेंडिंग छोड़कर यहाँ आए हैं। मिस्टर गाओ के बारे में जानने के बाद शुआंग शुआंग के फादर उनका काफी अच्छे से वेलकम करने लगते हैं। मिस्टर गाओ भी कह रहे थे कि अब मैं यहाँ आ गया हूँ ना तो आपको किसी और डॉक्टर पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है और स्पेशली उन डॉक्टर्स पर जिनके बारे में आपको ज्यादा जानकारी भी ना हो। घास के टुकड़े, छोटे छोटे नीडल्स, ऐसी फालतू की चीजों से किसी भी डिजीज को क्योर नहीं किया जा सकता। डॉक्टर गाओ सीधा सीधा बुफेंग को टॉन्ट मारा था। वहीं ये सारी चीजें मिस्टर चाओ को भी पता लग रही थी। वहीं शुआंग शुआंग मिस्टर गाओ से कहती है कि मैं अपने ग्रैंडपा की इलनेस को अब आपके हाथों में छोड़ती हूँ। मिस्टर गाओ कहते हैं कि मैं भी अब तुम्हारे ग्रैंडफादर को सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट देने वाला हूँ। ये देखकर तो शुआंग शुआंग के फादर मिस्टर चाओ से माफी मांगने लगते हैं कि आपको तो पता है ना कि इस लड़की का टेम्पर कैसा है, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देना और जो दिल में आना वही करना। बुफेंग कहता है कि ठीक है, अब अगर इस ओल्ड मैन को कोई और देख रहा है तो सबसे पहले हम यहाँ से चलते हैं। ये बोलने के बाद वो तो जाने की तैयारी कर रहा था पर मिस्टर चाओ से रोकने लगते हैं कि प्लीज थोड़ी देर और रुक जाओ।
इतनी जल्दी मत करो यहाँ से जाने की, ये डिजीज बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। कितने सारे मेडिकल एक्सपर्ट्स आकर यहाँ पर हार मान के गए हैं। मैं जानता हूँ कि अगर तुम कोशिश करोगे तो उन सबसे बेहतर तरीके से इसे हैंडल करोगे। मैं नहीं चाहता कि तुम इतनी जल्दी हार मानकर यहाँ से जाओ। इसके बाद मिस्टर चाओ लाओ ही से जुड़ी और भी काफी सारी चीजें बताते हैं। ये सारी बातें सुनने के बाद भी बुफेंग कह रहा था कि अब मिस्टर लाओ ही काफी अच्छे हाथों में है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ मेरी ज्यादा जरूरत है। पर मिस्टर चाओ जानते थे कि बुफेंग क्या कर सकता है, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि वो इतनी जल्दी हार मानकर यहाँ से जाए। वो कहता है कि मेरे ब्रदर लाओ ही की हालत बहुत ज्यादा खराब है और मैं चाहता हूँ कि तुम इसे ठीक करने में मेरी हेल्प करो। वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में है। अगर ऐसी हालत में तुम यहाँ से चले गए तो मुझे नहीं लगता कि मेरे पास कोई होप बचेगी। और वैसे भी हमें लोगों के सामने प्रूव करना है कि एंशिएंट मेडिसिन क्या क्या कर सकती है। बुफेंग को एक ही नजर में उस डिजीज का रास्ता पता लग गया था। वो काफी गौर से लाओ ही के हैंड को देखने लगता है। अब तक मिस्टर चाओ की बातों से बुफेंग का मन बदल गया था। अब वो यहीं रहकर इलाज करने वाला था और अब वो मिस्टर लाओ ही के इलाज के लिए बहुत ज्यादा सीरियस हो गया है।